हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद मेवाती है और शिक्षा द्वार पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जामिया बीएड 2022 और 23 के कुछ क्वेश्चंस। तो हम लोग डिस्कस करते हैं उनके क्वेश्चन के बारे में। द बुक एंटाइटल्ड हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल वाज रिटन बाय, ये दो किताबें हैं, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। ये किताबें किसने लिखी हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो इन दो किताबों के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू से कि जवाहरलाल नेहरू की कौन सी बुक्स है। तो हमें बड़ी फेमस बुक रही इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने किताब लिखा है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में उसमें डिस्कस किया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट किताब आती है बी आर अम्बेडकर की। तो बी आर अम्बेडकर ने एक बड़ी फेमस किताब लिखी, एनालिसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था टोटली। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कास्ट। और सेकंड आपको क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी फेमस किताब थी गीतांजलि, है ना। और अब बात बचा कौन ऑप्शन में, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कौन सी किताब लिखी है, इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज। ये दो किताबें जो है वो महात्मा गांधी की लिखी हुई है और इसमें सही आंसर जो है वो महात्मा गांधी है। ठीक है, तो हम महात्मा गांधी पर टिक लगाएंगे। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, which of the following was the reason for calling of the non-cooperation movement by गांधी जी। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते किसको है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, नॉन और कॉपरेशन। नॉन मतलब नहीं और कॉपरेशन मतलब सहयोग, यानी कि सहयोग नहीं करना है किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ में सहयोग नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। देखिए हुआ ये कि 1919 के अंदर रोल्ट एक्ट आया। रोल्ट एक्ट में ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि इंडियन लोगों को सिर्फ शक की बुनियाद पर उठाते थे और 2 साल तक नो अपील, नो दलील और नो वकील, इसके तहत जेल में बंद कर दिया करते थे और उनका कोई भी ट्रायल नहीं होता था। इसके अगेंस्ट में 2 लोगों को गिरफ्तार करा गया। वो 2 लोग कौन कौन से थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। इसी के बाद में फिर हो जाता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद में काफी लोग, इंडियन लोग उसमें मारे जाते हैं, बहुत बड़ा मैसेकर होता है। जब जनरल डायर उसका ऑर्डर देते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा था कि जलियांवाला बाग मैसेकर का ऑर्डर किसने दिया था, तो आपके लिखेंगे जनरल डायर। अब इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अगेंस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था कि सहयोग नहीं करना है, मतलब नॉन कॉपरेशन, सहयोग करना ही नहीं है किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ में। अब सहयोग कहां नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। सब देखो, सहयोग का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स के हॉस्पिटल में नहीं जाना है, ब्रिटिशर्स के स्कूल्स में नहीं जाना है, ब्रिटिशर्स के कोर्ट में नहीं जाना है, यानी कि जहां ब्रिटिशर्स जा रहे हैं वहां पर हमें सहयोग करना ही नहीं है। यानी कि अंग्रेजों से लड़ना भी नहीं है कि आप ले गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए, लड़ना भी नहीं है और आपको उनके खिलाफ लड़ना भी है। अब लड़ना कैसे, आप धरने बैठ जाइए, आपको लड़ना है नॉन वायलेंस तरीके से। गांधी जी की पूरी फिलॉसफी जो थी वो किस पर बेस्ड थी, नॉन वायलेंस पर। ठीक है, नॉन वायलेंस पर। 1919 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 1920 में ये अपने पीक पर था। ठीक है ना, 1920 में अपने पीक पर था। लेकिन 1920 जब आया, 2 फरवरी 1922 जब आया, तो हुआ ये कि गोरखपुर के अंदर एक जगह पड़ती है चोरी चोरा, आज वो एक तहसील भी है। तो चोरी चोरा में कुछ पुलिस, मतलब नॉन वायलेंस के सपोर्टर जो थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्टर जो थे, वो मूवमेंट कर रहे थे। इसी दौरान 3 नागरिक जो महात्मा गांधी के सपोर्टर थे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कार्यकर्ता थे या वर्कर थे, उन लोगों को अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी। यानी कि 3 लोग, हमारे इंडियंस लोगों को गोली मार दी। इसी के अगेंस्ट में इंडियन, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने वाले लोगों ने क्या करा कि 22 पुलिसमैन को पुलिस स्टेशन के अंदर ही जिंदा जला दिया, मतलब उनको जला दिया गया। अब हुआ ये कि इसे कहते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट। 22 पुलिसमैन मारे गए उसमें। जब 22 पुलिसमैन मारे गए तो यानी कि क्या हुआ था कि अब हिंसा हो चुकी है। गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें वायलेंस नहीं करना है, हमें क्या करना है, नॉन वायलेंस करना है। अब पूरा मूवमेंट किस में तब्दील हो गया, नॉन वायलेंस से वायलेंस में तब्दील हो गया। जब पूरा मूवमेंट नॉन वायलेंस से वायलेंस में तब्दील हो चुका है तो गांधी जी ने कहा कि हम तो अपनी फिलॉसफी, अपने आइडिया से खिलाफ ही जा रहे हैं। यानी कि जो हमारा उद्देश्य था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कि नॉन वायलेंस करना है, हम तो उसी से क्या अगेंस्ट में चले गए। तो गांधी जी ने क्या करा, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद में इस मूवमेंट को पूरा क्या कर दिया, बंद कर दिया। भैया आप कॉल ऑफ करिए, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब बंद हो रहा है। तो चोरा किस लिए बंद किया था, रीजन क्या था उसका,
चौरी चौरा इंसिडेंट है। देखिए आपको सेकंड राउंड पोल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई है ना, गांधी जी काफी टाइम अरेस्ट हुए हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो पहले से था, तो ये तो कोई आंसर है ही नहीं, तो इसमें चौरा चौरी इंसिडेंट आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फंडेड द ऑल इंडिया डेप्रेस्ड क्लास। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, डेप्रेस्ड क्लास वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जोड़ा जाता है ना, तो इसका मतलब है डेप्रेस्ड क्लास मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो इन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, इन्होंने फंड किया था ऑल इंडिया डेप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें बाकी ऑप्शन क्या है, तो मैं इनके बारे में बता दूं, एम आर जयकर। एम आर जयकर वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, है ना, इंडियन रोड कमीशन इन्होंने तैयार की थी, है ना। तो क्वेश्चन अगर कभी कभी पूछ लिया, वैसे पूछते नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिया, खासतौर से बीएड एंट्रेंस में, कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, तो आप लिखिए एम आर जयकर। सीआर दास, सीआर दास एक बड़े फेमस स्वराजिस्ट लीडर थे और इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में, स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछता था हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो आप लिखेंगे सीआर दास, चित्तरंजन दास, और 1923 में उसको बनाया था। अल्लूरी सीताराम राजू, बड़ा फेमस नाम है आदिवासी मूवमेंट का, और इससे बड़ा मैं कहता हूं कि नाम बहुत ही मुश्किल है मिलना, तो आदिवासी थे अल्लूरी सीताराम राजू, एंड इन्होंने रंपा मूवमेंट, जो फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, यानी कि जो जंगलों को काटने का काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे रंपा मूवमेंट में, और 1922 में मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस ऑप्शन से कौन कौन से लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रंपा मूवमेंट से अल्लूरी सीताराम राजू जुड़े हुए थे, सीआर दास जो है वो स्वराज पार्टी को बनाया था 1923 में, एम आर जयकर वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑल इंडिया डेप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, एंड ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, लॉ मिनिस्टर भी थे, और इन्होंने हमारे देश के संविधान को ड्राफ्ट भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द रिवोल्ट एक्ट 1919। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि चौरा चौरी इंसिडेंट में, इस वाले कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, रिवोल्ट एक्ट के बारे में बताया था। ठीक है ना, रिवोल्ट एक्ट के बारे में बताया था। तो पर्पस क्या था इसका, कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी कि किसी को भी आप इंडियन आदमी को उठाएंगे और जेल में डाल देंगे। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑथराइज हो गई है किसी भी आदमी को जेल में उठाने के लिए। पहले क्या होता था कि आपको दिखाना पड़ता था कि आपको इस केस में आपको बंद किया जा रहा है, लेकिन रिवोल्ट एक्ट में क्या कर रहे थे अंग्रेज, कि गवर्नमेंट ऑथराइज हो चुकी थी, किसी को भी किसी भी केस में उठाकर बंद कर दिया, यानी कि ऑथराइज द गवर्नमेंट टू द इम्प्रिजन एनी पर्सन। ठीक है, आपका ये आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, हु रोट द पॉलिटिक्स एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ ग्रोथ। देखिए ये क्वेश्चन जो है असल में पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी अगर हम देखें तो इसमें चार बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर्स के नाम है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बता दूं, सो पॉलिटिक्स एंड द स्टेज ऑफ ग्रोथ, ये जो है वॉल्ट डब्ल्यू रॉस्टो ने किताब लिखी थी, और बड़ी फेमस किताब रही पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए, पॉलिटिक्स की दुनिया में बड़ा नाम रोशन किया इसने, इस किताब ने बड़ा नाम था। इसके अलावा डेविड एप्टर, अल्मांड और जोसेफ, ये तीन बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हैं। डेविड एप्टर की बड़ी फेमस किताब थी जिसको हम कहते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत काफी बार पूछा गया है, सिर्फ एमयू बीएड में नहीं, जानिए बीएड में नहीं क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी एमए पॉलिटिकल साइंस में आप क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन में। तो ये सिर्फ बीएड से जोड़कर मत देखिएगा इसको आप आईआर से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसको आप लोग एमए पॉलिटिकल साइंस आईआर मतलब उससे जोड़ के देख सकते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन बड़ी फेमस किताब थी जो उन्होंने लिखी। अल्मंड की एक फेमस किताब थी द सिविक कल्चर, है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा था द सिविक कल्चर किसकी किताब थी, तो आप लिखेंगे अल्मंड की। और जोसेफ, इन्होंने किताब लिखी थी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। उन तीनों को वर्ड्स को उसने डिफाइन किया था इस किताब में, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या है, वॉल्ट डब्ल्यू रॉस्टो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द वुमेन इन द पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत से जोड़कर देखा गया है। तो कितने परसेंट सीट रिजर्व है फॉर द वुमेन्स के लिए। वुमेन ने असल में हुआ कि फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि वुमेन का भी पार्टिसिपेशन होने चाहिए। इंडिया की 50% आबादी जिसका डेमोक्रेसी में कोई रोल ही नहीं है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ सीटों को रिजर्व किया गया, और तो कितनी परसेंट सीट रिजर्व की गई थी? 1/3 सीट रिजर्व। 1/3 सीट को इंडियन पंचायती राज सिस्टम से म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम में इसको किया गया। और इंडिया के अंदर 3 टायर पंचायत है, नगर पंचायत, सॉरी 3 टायर पंचायत है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। और 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज होती है, नगर निगम, नगर पालिका एंड नगर पंचायत। ठीक है, तो 1/3 सीट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन इन द लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, इंडिया कंकरेंट लिस्ट। सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन, तो सब ये इंडियन फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, फेडरलिज्म से क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूनियन लिस्ट किसको कहते हैं, स्टेट लिस्ट किसको कहते हैं, और सेंट्रल लिस्ट किसको कहते हैं, और कंट्री लिस्ट किसको कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यूनियन लिस्ट का मतलब है कि ये वो लिस्ट होती है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बनाती है। और कोई भी आप सब्जेक्ट देख लीजिए जिसके आगे इंडियन लिखा हुआ आ जाए तो समझ लीजिए कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना रही है। जैसे रेलवेज, क्या है, रेलवेज। तो आप कभी रेलवे गए होंगे, आपने देखा होगा, कभी बस ट्रेन में सफर किया हो तो आप देखते हैं उस पर लिखा होता है इंडियन रेलवेज, है ना। कभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश रेलवे है, बिहार रेलवे है, इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज का मतलब यह है कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है। दूसरा है इंडियन करेंसी, इंडियन आर्मी, डिफेंस, है ना। ये सब किसके पार्ट है, यूनियन लिस्ट के पार्ट है। इंडियन पोस्ट ऑफिस, है ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये भी सब यूनियन लिस्ट के पार्ट है। जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है वो है यूनियन लिस्ट। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिससे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, गोवा पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, राजस्थान पुलिस, स्टेट लिस्ट कानून बनाती है। ठीक इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है स्टेट लिस्ट में रोडवेज का। उत्तर प्रदेश परिवहन, उत्तर प्रदेश रोडवेज, बिहार रोडवेज, छत्तीसगढ़ रोडवेज। तो रोडवेज से कौन कानून आता है, स्टेट लिस्ट कानून आती है। अब यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कानून होती है, सेंट्रल लिस्ट वही होती है। इसके बाद में आती है नीचे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट किसको कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट उसको कहते हैं जिस पर दोनों ही कानून बनाते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी, लेकिन जब दोनों ही कानून बनाएंगे और दोनों के कानून जब टकराएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, मतलब कोई कहता है कि हम 4 साल में बीए कराएंगे, कोई कहता है हम 3 साल में कराएंगे, है ना, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून सुपीरियर होगा। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा, क्या आता है, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, कंकरेंट लिस्ट का सॉरी पार्ट है। एजुकेशन कैसे कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, मैं आपको बताता हूं। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कौन देखता है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। यूपी बोर्ड कौन देखता है उसको, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। बिहार बोर्ड कौन देखता है उसको, बिहार गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो एक तरफ सीबीएसई क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बिहार बोर्ड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक इसी तरीके से अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो दूसरे पार्ट में क्या है हमारा, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कौन देख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके वाइस चांसलर कौन अपॉइंट करता है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटीज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटीज, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो यानी कि इस पे कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो एजुकेशन का मतलब यह है कि इस पर दोनों ही कानून आती है। तो एजुकेशन किस पे आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जो पब्लिश करता है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यूएनडीपी। इसका मतलब ये होता है कि ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो कि काम करती है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, ना, पॉवर्टी को खत्म करने में, डेवलपमेंट करने के लिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो काम है वो बेसिकली किसका काम है, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम है, हु रोट द बुक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी फेमस किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जो मैं इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं करता कि जो लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं जानते वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है ही नहीं। ठीक है ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की किताब जो किसने लिखी है वो है कौन, तो उसका नाम है रूसो। ठीक है। तो इसको आप मतलब एक तरीके से आप याद कर लीजिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसने किताब लिखी है, रूसो ने किताब लिखी है। अब इसके अलावा हम इनके देखते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या लिखा है। थॉमस हॉब्स, बड़ी फेमस किताब थी थॉमस हॉब्स की, लेवियाथन। ठीक है। तो लेवियाथन बुक के बारे में मालूम हो चाहिए कि लेवियाथन बुक किसने लिखी थी, थॉमस हॉब्स ने लिखी थी।
जीएस मिल की फिलोसफी जो है आपका जानते हैं, यूटिलिटेरिज्म, लिबर्टी, ये दो बड़ी फेमस किताब इन लोगों ने लिखी थी। आरपी दत्ता है, आरपी दत्ता बड़े इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने फासिज्म और सोशलिज्म पर भी एक किताब लिखी, ठीक है, फासिज्म एंड द सोशल रिवोल्यूशंस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे 2022 और 23 के जामिया बीएड में जो पूछे गए थे, खासतौर से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को लेकर, और मैं मानता हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। अगर देखना ही चाहते हो तुम हमारी उड़ानों को, तो थोड़ा और ऊंचा करो आसमानों। थैंक यू।